हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समूह 16 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और उनके सामान्य गुणों को देखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो समूह 16 के तत्व हैं उन्हें ऑक्सीजन फैमिली के तत्व या ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि जो समूह 16 है उसका प्रथम तत्व ऑक्सीजन है। यहाँ हम समूह 16 के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समूह 16 है, उसमें कुछ तत्व उपस्थित हैं। इसका जो प्रथम तत्व है वो ऑक्सीजन है। इसी कारण जो समूह 16 है उसको ऑक्सीजन फैमिली या ऑक्सीजन परिवार भी कहा जा रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समूह 16 के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। यहाँ पे हम दो तत्व देख सकते हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम। ये दो तत्व अर्ध धातु हैं। तो हम चूँकि देखे थे कि जो समूह के तत्व थे वो एक ऊर्ध्वाधर रेखा में थे। तो अगर समूह में अगर कोई तत्व अर्ध धातु होता है तो उसके ऊपर के जितने भी तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं और जो नीचे के तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। क्योंकि हम समूह में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर धात्विक गुण कम रहेगा, यानी ऊपर अधातु होते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों तत्व अधातु होते हैं। जबकि अर्ध धातु के बाद के जो तत्व है, यानी यहाँ पे पोलेनियम है, तो ये पोलेनियम धातु होगा। इसी प्रकार हमने समूह 15 में देखा था कि तत्व थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि ये दो तत्व अर्ध धातु थे और इनसे पहले के जो तत्व थे वो अधातु थे और इनके बाद का जो तत्व है बिस्मथ ये धातु था। इस प्रकार समूह 15 के जो तत्व थे उनको निकोजन्स कहा जाता था। उसी प्रकार जो समूह 16 के ये तत्व हैं इन तत्वों को चैल्कोजन्स कहा जाता है। अब हम समूह 16 के कुछ सामान्य गुणों को देखेंगे। तो फर्स्ट इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर कोई तत्व में n कोश उपलब्ध हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 NP4। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक है 8, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुल दो यहाँ पे कोश उपलब्ध हैं। तो यहाँ जो इसका अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसी टाइप का है, ये NH2 और NP4 टाइप का है। तो इसी प्रकार अगर हम अन्य तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो सबके बाहरी कोश में इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। यहाँ से हम इस तत्व की संयोजकता भी देख सकते हैं। चूँकि अंतिम कोश P है और P में हम जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वही संयोजकता होती है। इस तरीके से जो ये समूह 16 के तत्व होते हैं इनकी संयोजकता ये 2 हो जाएगी। सेकंड गुण हम देखते हैं परमाणु त्रिज्या। तो चूँकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है और जब ऊपर से नीचे की ओर समूह में जाते हैं तो उस परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम परमाणु त्रिज्या को 2 तरीके से देखेंगे। एक बार हम समूह 15 और 16 के परमाणु त्रिज्या की तुलना करेंगे और फिर दूसरी बार हम समूह 16 के जो तत्व हैं उनको आपस में हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 और 16 की तुलना करते हैं तो 15 समूह इधर होगा, फिर 16 उसके बाद होगा। तो चूँकि हम जान रहे हैं कि जब हम इस साइड जा रहे हैं बाएं से दाएं ओर तो परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है। तो यानी इसकी त्रिज्या अधिक होगी, फिर इसकी त्रिज्या जो होगी वो और कम हो जाएगी। तो ये 16 है तो 16 की त्रिज्या 15 की त्रिज्या से कम होती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ समूह 16, ये समूह 16 की जो त्रिज्या होगी ये कम होगी रेडियस ऑफ समूह 15 के। तो ये कंपैरिजन हो जाएगा 15 और 16 समूह के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के में। अब हम देखते हैं समूह 16 के जो तत्व हैं उनका आपस में तुलना करते हैं। तो समूह 16 के जो तत्व हैं वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है उसके मान में यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो परमाणु त्रिज्या होगी वो ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या से अधिक होगी सल्फर की परमाणु त्रिज्या, और फिर हम देखते हैं कि उससे भी अधिक बड़ी होगी सेलेनियम की परमाणु त्रिज्या, फिर होगी यहाँ पे टेल्यूरियम की परमाणु त्रिज्या, और इस तरीके से सबसे बड़ी हो जाएगी पोलेनियम की परमाणु त्रिज्या।
अगला गुण है आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तो हम यहाँ पे समूह 16 के लिए इन गुणों को देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु का तत्व है, तो हम देख लेते हैं कि एक तत्व जिसमें नाभिक है और उसकी चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो अब अगर हम इस तत्व के किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, यानी इसको अगर हम धनायन बनाना चाहते हैं, तो निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इसकी आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। ये हम देख रहे हैं, ये जो परिवर्तन है ये परमाणु त्रिज्या के मान में होने वाले परिवर्तन के विपरीत है। यहाँ पे आवर्त में कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आवर्त में वृद्धि हो रही है और समूह में कमी हो रही है। तो यहाँ पे भी हम गुणों को उसी प्रकार देखेंगे। पहले 15 और 16 समूह के गुणों की हम तुलना करेंगे, फिर उसके बाद हम केवल समूह 16 के तत्वों की गुणों की आपस में तुलना करेंगे। तो चूँकि हम जान रहे हैं कि समूह 15 के तत्व इधर होंगे और फिर 16 के इस साइड, तो चूँकि हम अगर इधर जा रहे हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो समूह 16 है उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समूह 16 की आयनन ऊर्जा ये ज़्यादा होगी समूह 15 की आयनन ऊर्जा के। अब इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख लिया कि 16 की अधिक है और 15 की कम है, जबकि हम त्रिज्या देख रहे थे कि यहाँ पे 16 की कम थी और 15 की अधिक थी। अब हम समूह के जो तत्व हैं, समूह 16 के जो तत्व हैं, इनके आपस में आयनन ऊर्जा गुण की हम तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आएगी। यानी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी, फिर सल्फर की उससे कम हो जाएगी, फिर सेलेनियम की उससे कम, टेल्यूरियम की उससे कम और पोलोनियम की सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो क्रम है ये आयनन ऊर्जा के मान में कमी, या इस तरह से इस क्रम में चलने पे हमें आयनन ऊर्जा के मान में कमी प्राप्त होगी। अगला गुण हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसमें होने वाला परिवर्तन आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन की तरह ही है। तो ये तो सेम है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अगर एक परमाणु है और उस परमाणु में अगर हम बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हैं, यानी इसका हम ऋणायन बनाना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। आयनन ऊर्जा में हम देख रहे थे कि आयनन एंथैल्पी में हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी नहीं होती। यहाँ पे खुद ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये जो ऊर्जा मुक्त होती है इस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो परिवर्तन है, यदि हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है, और समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे इसके मान में कमी आती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समूह 15 की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई, यहाँ आयनन ऊर्जा की जगह हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी समझ सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी 16 की, वो अधिक हो गई समूह 15 के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये जो समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जाने पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में हमें कमी प्राप्त होगी। अगला गुण हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समूह का जो ऑक्सीजन तत्व है ये तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, जबकि अन्य तत्व यानी सल्फर और सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम जो हैं ये +2, +4 और +6 ये 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाती हैं, जिसमें से +4 और +6 ये 2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये ज़्यादा स्थायी है। यहाँ पे हम सल्फ़र का एग्जाम्पल लेकर ऑक्सीकरण अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम सल्फ़र का परमाणु क्रमांक 15 है, तो इस तरीके से इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो यहाँ पे हम अंतिम कोश के लिए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो s के लिए 1 ऑर्बिटल हो जाएगा और p उपकोश के लिए 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे विपरीत चक्रण के साथ, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 और फिर 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो
ये तीसरा कोश है। तो तीसरे कोश में डी ऑर्बिटल भी होता है। तो डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ज़ीरो है, यानी ये ऑर्बिटल खाली है, रिक्त है। तो डी कोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 ऑर्बिटल रिक्त हैं। तो अगर सल्फर उत्तेजित अवस्था में आता है तो मान लेते हैं कि ये एक सल्फर की प्रथम उत्तेजित अवस्था है, जिसमें पी उपकोश का एक इलेक्ट्रॉन इस डी उपकोश में चला जा रहा है। तो इस तरीके से इसका अगर हम विन्यास देखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो यानी हो जाएगा 3p3 और 3d1 हो जाएगा। ऑर्बिटल हम बनाएं तो ये हो जाएगा इसमें एक ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और इस डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो सल्फ़र का एटम है इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये ऑर्बिटल संकरण करके 4 संकरित ऑर्बिटलें बनाएंगे और ये 4 संकरित ऑर्बिटलें 4 अन्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके 4 बंध बना लेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन अवस्था दिखाएंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर यहाँ पे ये साझेदारी करते हैं और बंध बनाते हैं तो यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन अवस्था दिखाएंगे। और इसके बाद देखते हैं कि अगर सल्फ़र जो है ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आ जाए तो इस केस में हम देखेंगे कि जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में चला जाएगा। प्रथम उत्तेजित अवस्था में केवल p उपकोश का इलेक्ट्रॉन d उपकोश में गया था और सेकंड उत्तेजित अवस्था में s उपकोश का इलेक्ट्रॉन भी d में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s, यहाँ पे एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी एक जा चुका है तो ये हो जाएगा 3p3 और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक S से और एक P से इलेक्ट्रॉन आए तो ये हो जाएगा 3d2। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल बनाएं तो इस S उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। P उपकोश में हम देखेंगे तो ये 3 ऑर्बिटल हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस D उपकोश में 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड उत्तेजित अवस्था में सल्फ़र के पास 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अन्य 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकते हैं और उनके साथ साझेदारी करके 6 बंध बनाएंगे। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि सल्फ़र की +6 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो हम देख रहे हैं कि सल्फ़र जो है यहाँ पे +2 +4 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। इसमें से भी हम देख रहे हैं कि ये वाली ज़्यादा स्थायी नहीं है, दोनों ही ज़्यादा स्थायी होती हैं। इसी प्रकार सल्फ़र के बाद भी जो भारी तत्व हैं वो भी इस तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता है, वो केवल +2 ही दिखा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के केस में उसका परमाणु क्रमांक होता है 8, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दूसरा कोश है और दूसरे कोश में केवल p ऑर्बिटल ही मिलेगा, दूसरे कोश में d ऑर्बिटल संभव नहीं है, क्योंकि 2d जो है ये संभव नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे जब ये ऑर्बिटल हमारे पास नहीं होगा तो ये ऑक्सीजन जो है ये उत्तेजित अवस्था प्राप्त नहीं कर सकेगा और इस कारण इसमें +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था हमें प्राप्त नहीं होगी।